पार्ट नंबर 12 घर्षण। आप ट्रैफिक सिग्नल पर कार अथवा ट्रक चालक को अपने वाहन को मंद करते हुए देखा होगा। जब भी आवश्यक होता है कि आप भी ब्रेक लगाकर अपनी साइकिल को मंद करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि ब्रेक लगाने पर वाहन मंद क्यों हो जाते हैं? केवल वाहन ही नहीं, कोई भी वस्तु जो किसी अन्य वस्तु की पृष्ठ पर गति कर रही होती है, उस स्थिति में मंद हो जाती है जब आप उस पर कोई बाहरी बल ना लगाया हो, अतः वह रुक जाती है। क्या आपने फर्श पर लुढ़कती गेंद को कुछ समय पश्चात रुकते देखा है? केले के छिलके पर कदम पड़ते ही हम क्यों फिसल जाते हैं? किसी चिकने और गीले फर्श पर चलना कठिन क्यों होता है? तो इस अध्याय में आप इसी प्रकार के प्रश्नों के उत्तर पाएंगे। यह चित्र आप देख सकते हैं। घर्षण बल, पहला ही बल है मतलब घर्षण बल 12.1। आपने देखा कि यदि आप बाईं ओर में बल लगाते हैं तो घर्षण दाईं ओर कार्य करता है। यदि आप दाईं ओर दिशा में बल लगाते हैं तो घर्षण बाईं दिशा में कार्य करता है। दोनों ही स्थितियों में घर्षण पुस्तक की गति का विरोध करता है, यानी घर्षण बल सदैव ही लगाए गए बल का क्या करता है? विरोध करता है। उपरोक्त क्रियाकलाप में घर्षण बल पुस्तक तथा मेज के पृष्ठों के बीच कार्य करता है। यह सभी पृष्ठों पर समान घर्षण बल लगता है? क्या यह पृष्ठों के चिकनेपन पर निर्भर करता है? आइए पता लगाएं। ये सारी बात इस चित्र के बारे में हो रही है। क्रिया 12.1 जो चित्र ए है उसमें आप देख सकते हैं जब इधर से धक्का देंगे यानी फोर्स गति की दिशा में और घर्षण इसकी विपरीत दिशा में कार्य करेगा। चित्र बी भी आप देख सकते हैं, जब दूसरी साइड से बल आए तो बल की विपरीत दिशा में क्या करेगा? घर्षण बल कार्य करेगा। चलिए, तो अगला अपना पॉइंट है घर्षण को प्रभावित करने वाले कारक। अब जो घर्षण बल है उसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? उससे पहले आप ये से पढ़ें कमानीदार तुला। कमानीदार तुला वह युक्ति है जिसके द्वारा किसी वस्तु पर लगने वाले बल को मापा जाता है। इसमें एक कुंडली कमानी होती है जिसमें बल लगाने पर प्रसार हो जाता है। कमानी के इस प्रकार की माप इसके आंशिक पैमाने पर चलने वाले संकेत द्वारा की जाती है। पैमाने के पाठ्यांक द्वारा बल का परिमाण प्राप्त होता है, यानी जैसे जैसे ये खींचेगा तो इसमें जो बल है वो रीडिंग ले ली जाती है। इसीलिए क्या कहते हैं? कमानीदार तुला। एक ये क्रियाकलाप है, इसमें देख सकते हैं मेज पर कोई कपड़ा बिछाए, इसमें जो पहले वस्तु ए मतलब सेल को लुढ़काता है तो इतनी दूर तक गति करता है, लेकिन बी में आप देखें उसमें ऊपर तौलिया बिछा लिया है तो फिर उसे लुढ़काता है तो कम दूरी तय करता है। तो इससे पता पड़ता है घर्षण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। आगे देखते हैं, लिखा हुआ देखते हैं। देखो, किस स्थिति में पेंसिल सेल द्वारा तय की हुई दूरी सबसे कम है, यानी दूसरी बी में सबसे कम दूरी है। सेल द्वारा हर बार तय की गई दूरियां भिन्न भिन्न क्यों होती हैं, इसका कारण जानने का प्रयास करें। आपके परिमाण पर चर्चा करें। क्या सेल द्वारा चली गई दूरी जिस पृष्ठ पर चलता है उसकी प्रकृति पर निर्भर करता है? तो पहला कारक आ गया हमारा, यानी जो सतह है उसकी प्रकृति, सतह की प्रकृति। जिन दो सतहों के बीच घर्षण कार्य कर रहा है उनकी प्रकृति उसको क्या करेगी? प्रभावित करेगी। क्या पेंसिल के पृष्ठ पर चिपकना भी चली गई दूरी को प्रभावित करता है? बिल्कुल। मुझे क्या कह रहा है, मैं इस क्रियाकलाप का एक सेल पर रेगमाल का टुकड़ा लपेट कर करना करूंगा तो क्या होगा? तो उसका रेगमाल जो होता है उसका जो सतह है वो चिकनी ना होते कैसी खुरती होती है तो घर्षण ज़्यादा लगेगा जिससे कि उसकी दूरी कम तय करेगा। अधिक आगे लग रहा है घर्षण संपर्क में आने वाले दो पृष्ठों की अनियमितता यानी खुरदरेपन के कारण होता है। ऐसे पृष्ठ जो दिखने में बहुत चिकने लगते हैं उनमें भी बहुत सारी सूक्ष्म अनियमितता यानी खुरदरापन होता है। दो पृष्ठों की अनियमितताएं एक दूसरे के भीतर धस जाती हैं। जब हम एक पृष्ठ को दूसरे पृष्ठ को गति करने का प्रयास कराते हैं तो हमें इस अंतर्बंधन यानी इंटरलॉकिंग को पार पाने के लिए कुछ बल लगाना पड़ता है। खुरदरे यानी रुच्छ पृष्ठों पर ये अनियमितताएं अधिक संख्या में होती हैं, अतः यदि पृष्ठ रुच्छ यानी खुरदरा हो तो घर्षण बल क्या करेगा? अधिक लगाना पड़ेगा। तो पहला कार्य आ गया पृष्ठ यानी सतह। चित्र 12.5 आप देख सकते हैं, रफ की जो अनियमितताएं वो दिखाई गई हैं। आगे देखेंगे, हमने यह सीखा कि दो पृष्ठों के बीच अनियमितताएं के अंतर्बंध यानी इंटरलॉकिंग के कारण घर्षण होता है। अतः यदि पृष्ठ को बलपूर्वक दबाएं तो घर्षण में वृद्धि हो जाती है, यानी जब बलपूर्वक उसे लगाएंगे तो घर्षण में क्या होगी? वृद्धि होगी। इसका अनुभव आप किसी चटाई को उस समय खींचकर कर सकते हैं जब उस पर कोई व्यक्ति बैठा नहीं होता, और जब कोई व्यक्ति उस पर बैठा हो, यानी आप देख सकते हैं कि जब उस इस चटाई पर व्यक्ति बैठा है तो खींचेंगे तो बहुत दम लगानी पड़ेगी, लेकिन अगर उस पर कोई बैठा नहीं है तो उसे आसानी से उठाया जा सकता है। ये चित्र आप देख सकते हैं, बॉक्स को गतिमान रखने के लिए लगातार धकेलना पड़ता है। आगे देखते हैं, आपने उस अनुभव को याद कीजिए जब पिछली बार आपने किसी भारी बॉक्स को एक स्थान से दूसरे स्थान पर सरकाया था। यदि आपको इस प्रकार का कोई अनुभव नहीं है तो अब इस प्रकार का अनुभव कीजिए। कौन सा कार्य आसान है, विराम अवस्था से किसी बॉक्स को गतिशील करना अथवा किसी गतिशील बॉक्स को उसी दिशा में सरकाना? तो आप देख सकते हैं, किसी रुकी हुई वस्तु को विराम अवस्था से गति प्रारंभ करने की स्थिति में घर्षण और पार पाने के लिए वस्तु पर लगाया गया बल कौन सा घर्षण बल कहलाता है? स्थैतिक घर्षण बल कहलाता है। तो अपना घर्षण बल का पहला बल आ गया कौन सा? स्थैतिक घर्षण बल। तो कैसे कहेंगे? किसी रुकी हुई वस्तु को जब हम प्रारंभ करेंगे, प्रारंभ प्रारंभ
विराम अवस्था से गति प्रारंभ करने में स्थिति में जो घर्षण बल कार्य करेगा उसी का कहेंगे स्थैतिक घर्षण बल कहेंगे। इसके विपरीत किसी वस्तु को उसी चाल से गतिमान रखने के लिए आवश्यक बल को क्या कहते हैं? सर्पी घर्षण। लेकिन जब जो वस्तु चल रही है उसी चली हुई वस्तु में जो हम बल लगाते हैं तो उसे कहते हैं सर्पी घर्षण। कौन सा घर्षण कार्य करता है? सर्पी घर्षण। जब बॉक्स सरकना प्रारंभ कर देता है तो उसके पृष्ठ के संपर्क बिंदुओं को उतना समय नहीं मिल पाता कि वे फर्श के संपर्क बिंदुओं में घस सकें। अतः सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से कुछ कम होता है। यानी जो सर्पी घर्षण है उससे जो घर्षण है वो जो स्थैतिक घर्षण उससे क्या होता है? कम होता है। यानी उसमें बल कम लगाना पड़ता है जबकि स्थैतिक घर्षण बल अधिक लगाना पड़ता है। किसी बॉक्स में गति आरंभ करने की अपेक्षा पहले से ही गतिमान बॉक्स की गति बनाए रखना सरल होता है। ये सही बात है। तो आगे हम देखेंगे अब घर्षण हानिकारक परंतु अनिवार्य। अब आपने कुछ अनुभवों को याद कीजिए। किसी कांच के गिलास अथवा किसी कुल्हड़ में से इसे पकड़े रखना आसान है। मान लीजिए किसी गिलास पर बाहरी पृष्ठ चिकना है अथवा उस पर पकाने के तेल की परत चढ़ी है तो आप उसे हाथ से पकड़ना आसान होगा अथवा उसे कठिन हो जाएगा। जरा सोचिए यदि घर्षण ना हो तो क्या आपके लिए गिलास को पकड़े रखना संभव हो पाएगा? यह भी याद रख कीजिए कि मार्बल के गीले फर्श अथवा कीचड़ वाली पगडंडी पर चलना कितना कठिन होता है। क्या आप घर्षण ना होने की स्थिति में चलने की कल्पना कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। यदि घर्षण ना हो तो आप पेन अथवा पेंसिल से नहीं लिख सकते। जब आपके शिक्षक चौक से श्यामपट्ट पर लिखते हैं तो श्यामपट्ट का रुक्ष यानी खुरदरा पृष्ठ रगड़ द्वारा चौक के कुछ कणों को उतार देता है जो श्यामपट्ट के चिपक जाता है और इस प्रकार श्यामपट्ट पर आपको लिखावट दिखाई देती है। यदि सड़क तथा वाहन के टायरों के बीच घर्षण ना हो तो ना तो गति आरंभ की जा सकती थी, ना ही उन्हें रोका जा सकता था और ना ही दिशा परिवर्तन किया जा सकती थी। यदि कोई वस्तु गति आरंभ कर दे तो वह कभी नहीं रुक सकती यदि वहाँ घर्षण ना हो। आप दीवार में कील नहीं ठोक पाते अथवा धागे में गांठ नहीं बांध पाते। घर्षण के बिना कोई भी भवन निर्माण नहीं हो सकता था। इसके विपरीत घर्षण हानिकारक भी है। जैसे आप देख सकते हैं चित्र में जूते घिसे हुए हैं। घर्षण के कारण वस्तुएं घिस जाती, चाहे वह पेंच, बॉल बेरिंग अथवा जूतों के सोल ही क्यों ना हो। आप रेलवे स्टेशन पर पैदल ऊपर पुलियों की घिसी सीढ़ियाँ देखते होंगे। घर्षण से उत्पन्न हो जाती है। कुछ मिनट तक अपनी हथेलियों को तेजी से एक दूसरे के साथ रगड़िए। क्या अनुभव करते हैं आप? जब आप माचिस की तीली को किसी रुच पृष्ठ से रगड़ते हैं तो वह आग पकड़ लेती है। आपने यह देखा होगा कि विद्युत मिक्सर को कुछ मिनट तक चलाने पर उसका जार गर्म हो जाता है। आप ऐसे बहुत से उदाहरण दे सकते हैं जिनमें घर्षण द्वारा उत्पन्न ऊष्मा वास्तव में जब हम किसी मशीन का उपयोग करते हैं तो घर्षण से उत्पन्न ऊष्मा के कारण अत्यधिक ऊर्जा नष्ट हो जाती है। निम्नलिखित निम्नलिखित अनुभाग में हम घर्षण को कम करने के उपायों पर चर्चा करेंगे। अगला अपना पॉइंट है घर्षण बढ़ाना और घटाना। अभी तक हमने देख लिया, 2 पॉइंट हो गए अपने। लोग घर्षण अपना मित्र कैसे और हमारा लाभ और हानि। अब घर्षण को बढ़ाया और घटाया कैसे जा सकता है। पिछले अनुभवों के आपने देखा कि कुछ परिस्थितियों में घर्षण वांछनीय यानी चाहने वाला है और कुछ में अवांछनीय। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके जूतों की तली खांचेदार क्यों होती है? खांचे जूतों की फर्श से पकड़ बनाते हैं जिस कारण आप चलते समय सुरक्षित रहते हैं। इसी प्रकार कारों, टायरों, बुलडोजरों के टायरों भी खांचेदार होते हैं जिससे सड़क से उनकी पकड़ अच्छी बनती है। चित्र आप देख सकते हैं। स्वचालित वाहनों तथा साइकिलों की ब्रेक प्रणालियों में ब्रेक पेडलों का प्रयोग करके हम जानबूझकर घर्षण में वृद्धि करते हैं। जब आप कोई साइकिल चलाते हैं तो उसके ब्रेक पैडल चाहिए उसके ब्रेक पैड पहिए को स्पर्श नहीं करते, परंतु जब आप ब्रेक लीवर को दबाते हैं तो ये पैड घर्षण के कारण रिम की गति को रोक देते हैं और पहिया गति करना बंद कर देता है। आपने यह देखा होगा कि कबड्डी के खिलाड़ी अपने हाथों पर मिट्टी रगड़ते हैं ताकि वे अपने प्रतिद्वंदी और अच्छी तरह पकड़ सकें। व्यायाम यानी जिम्नास्टिक अपने हाथों पर कोई रुच्च पदार्थ लगा लेते हैं ताकि घर्षण में वृद्धि कर अच्छी पकड़ बनाई जा सके। यद्यपि कुछ अन्य स्थितियों में घर्षण अवांछनीय होता है, अवांछनीय यानी जो हमें नहीं चाहिए, अतः हम उसे कम करना चाहेंगे। कैरम बोर्ड पर आप महीन पाउडर क्यों छिड़कते हैं? आपने यह देखा होगा कि जब हम दरवाजे के कब्जों में तेल की कुछ बूंदें डालते हैं तो दरवाज़ा सहज ही खुलने लगता है। साइकिल तो मोटरसाइकिल मैग्नेट इन मशीनों के गतिशील भागों के बीच ग्रीस लगाते हैं। उपरोक्त सभी परिस्थितियों में हम दक्षता में वृद्धि करने के लिए घर्षण को कम करते हैं। जब तेल या ग्रीस अथवा ग्रेफाइट को किसी मशीन के गतिशील पुर्जों के बीच लगाते हैं तो वहाँ इनकी एक पतली परत बन जाती है तथा गतिशील पृष्ठ सीधे ही एक दूसरे के रगड़ नहीं पाते। इस प्रकार अनियमितताओं यानी जो पृष्ठों के बीच हमने शुरुआत में अनियमितता देखी थी, जो अंतर्बंधन है वो अंतपासन काफ़ी सीमा तक दूर हो जाता है।
गति सहज बन जाती है। घर्षण कम करने वाले पदार्थों क्या कहते हैं? स्नेहक या फिर ग्रीस। चित्र आप देख सकते हैं, दोनों ही 12.12 और 12.13। कुछ मशीनों में स्नेक के रूप में तेल का उपयोग न करने की सलाह दी जाती है। वहाँ पर घर्षण कम करने के लिए गतिशील पुर्जों के बीच वायु की गद्दी का उपयोग किया जाता है। अब वो कुछ कह रहा है, क्या हम पृष्ठों पर पॉलिश करके अथवा अत्यधिक मात्रा में स्नेक का पदार्थ का उपयोग करके घर्षण को घटाकर शून्य कर सकते हैं? तो पहली देख कुछ बताइए। घर्षण कदापि शून्य पूर्णतः समाप्त नहीं हो सकता, क्योंकि पृष्ठ पूर्णतः चिकना नहीं हो सकता, उनमें कुछ ना कुछ अनियमितताएं अवश्य होती हैं। ये पहली बेंजी का आंसर है, एकदम ठीक है। चलो आगे देखते हैं। पहिए घर्षण कम कर देते हैं। पहिए कैसे घर्षण कम करते हैं? आपने अटैचियों तथा अन्य भारी सामानों पर रोलर जड़े देखे होंगे। ऐसे सामानों को कोई छोटा बच्चा भी आसानी से खींच सकता है। ऐसा क्यों होता है? आइए पता लगाएं। ये चित्र आप देख सकते हैं 12.14 और ये 12.15। इसने पेन से लगा लिया अपने रफ के नीचे और धक्का दे रही है। अब आप इसके नीचे दिखते हैं इसके, जब एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु के पृष्ठ पर लुढ़कती है तो उसकी गति के प्रतिरोध को लौटने घर्षण कहते हैं। तो ये अपना तीसरा घर्षण आ गया। पहला था स्थैतिक, दूसरा था सर्पी, अब तीसरा है लौटने। तो लौटने क्या है? जब एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु के पृष्ठ पर लुढ़कती है तो उसकी गति के प्रतिरोध में कौन सा घर्षण काम करता है? लौटने घर्षण कहते हैं। लौटने घर्षण कम कर देता है। लोटन जो है घर्षण कम कर देता है। किसी वस्तु को दूसरी वस्तु पर सरकने की तुलना में लुढ़कना लोटन करना सदैव आसान होता है। यही कारण है कि रोलर जड़ा सामान खींचना सुविधाजनक होता है। क्या अब आप समझ सकते हैं कि पहिए के आविष्कार को मानव जाति का महानतम आविष्कार क्यों कहना जाता है? इससे आप समझ सकते हैं कि पहिए का आविष्कार को महान क्यों कहा जाता है। क्योंकि लोटने घर्षण सर्पी घर्षण से कम होता है। इसीलिए अधिकांश मशीनों में सर्पण को बाल बेरिंग के उपयोग द्वारा लोटन में प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। छत के पंखों तथा साइकिलों में धुरी तथा नाव यानी हब के बीच में वॉल बेरिंग का उपयोग करते हैं। ये सामान्य उदाहरण, ये आप चित्र देखते हैं 12.16 वॉल बेरिंग है। ये पंखों में जो लगी रहती है, साइकिल वगैरह के बीच में रिम जो लगी रहती है उसमें होता है। अब अगला अपना है तरल घर्षण। कौन सा घर्षण? तरल घर्षण। आप जानते हैं कि वायु अत्यंत हल्की तथा विरल होती है, फिर भी इसके होकर गति करने वाली वस्तुओं पर वायु क्या करती है? घर्षण बल लगाती है। इसी प्रकार जब जल तथा अन्य द्रव्य इससे होकर गति करने वाली वस्तुओं पर घर्षण बल लगाते हैं। तो विज्ञान में गैस तथा द्रवों का एक ही नाम है, क्या है? तरल दिया गया है। अतः हम कह सकते हैं कि तरल इनसे होकर गति करने वाली वस्तुओं पर क्या लगाते हैं? घर्षण बल लगाते हैं। अब ये इंपॉर्टेंट, तरलों द्वारा लगाए गए घर्षण बल को क्या कहते हैं? कर्षण भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्षण भी कहते हैं। किसी तरल पर लगने वाला घर्षण बल उनकी तरल के सापेक्ष गति पर निर्भर करता है। उसके सापेक्ष जो गति होगी, नहीं, घर्षण बल वस्तु की आकृति तथा तरल की प्रकृति दोनों पर निर्भर करेगा। जो कर्षण बल है यानी घर्षण बल है, उसकी आकृति और उसकी तरल की जो है प्रकृति पर निर्भर करता है। स्पष्ट है कि जब वस्तुएं किसी तरल में गति करती हैं तो उन्हें उस पर लगने वाले घर्षण बल पर पार पाना होता है। इस प्रक्रिया में उनकी ऊर्जा क्षय होता है। अतः घर्षण को कम से कम करने के लिए प्रयास किए जाते हैं। अतः वस्तुओं को विशिष्ट आकृतियां दी जाती हैं। आपके विचार से वैज्ञानिकों को इन विशिष्ट आकृतियों के बारे में कहाँ से संकेत प्राप्त होते हैं? वास्तव में उन्हें ये संकेत प्रकृति से मिलते हैं। पक्षी अथवा मछलियाँ तरल से गति करते हैं। शरीर का विकास इस प्रकार हुआ होगा कि तरल में गति करते समय घर्षण पर पार पाने में उनकी ऊर्जा का क्षय यथासंभव कम हो। आपने इन आकृतियों के बारे में कक्षा 6 में अध्ययन किया था। वायुयान की आकृति को सावधानीपूर्वक देखिए। क्या आप इसकी आकृति तथा इसकी पक्षी की आकृतियों को समानता पाते हैं? वास्तव में सभी वाहनों के डिजाइन इस प्रकार बनाए जाते हैं कि तरल घर्षण कम हो जाए। चित्र आप देख सकते हैं 12.17 जहाज और ये जो पक्षी है उसकी आकृति के समान ही है। तो इस तरह आपका पाठ पूरा हो जाता है। धन्यवाद।